आज से हम शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक का वर्ग 15 का टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग 15 के तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग 15 के तत्व। तो हमें पता है कि पी ब्लॉक हम वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में या पी सबसेल में प्रवेश करता है, उसे हमें कहना होता है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो पी ब्लॉक में कुल वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केवल वर्ग 15 के बारे में। तो वर्ग 15 में जो एलिमेंट है, ठीक है, वर्ग 15 में जो तत्व है वह 5 तत्व शामिल किए गए हैं। वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, यह वर्ग 15 में 5 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर इसका हम बात करें परमाणविक क्रमांक, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 7। इसके पहले आपको निकालने के लिए सिखा चुके हैं कि हम किस प्रकार से परमाणु क्रमांक को निकाला करते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के एक निश्चित अंतराल का एक गैप होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का होता है 7। अगर बात करेंगे फास्फोरस का, तो इसका होता है 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का होगा 83। ठीक है, आपको वर्ग 15 में कम से कम 2 एलिमेंट का तो नाम याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वह वर्ग 15 के एलिमेंट हैं। ठीक है, कारण है कि हमारे एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से वर्ग से बिलोंग करने वाला होगा। अगर हम बात करें वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो वर्ग 15 में जो नाइट्रोजन है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो आना ही चाहिए। 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस का होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आर्सेनिक का अगर बात करें तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 और इसके बाद 4p3। ठीक है, यह हमें विन्यास निकालने तो आता ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बाहरी सेल का विन्यास क्या है, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल का, तो अगर देखें तो नाइट्रोजन का जो बाहरी सेल है वह तो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो जहां जहां सेकेंड दिखे उससे आपको राउंड करना होगा, तो यह हो गया नाइट्रोजन का बाहरी सेल का विन्यास। अगर बात करेंगे फास्फोरस में, तो फास्फोरस का बाहरी सेल कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, आप देख के मालूम कर सकते हैं कि इसका जो बाहरी सेल है वह होगा थर्ड। और अगर बात करेंगे आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का बताएं बाहरी सेल कौन होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो फोर्थ इसका हो जाएगा बाहरी सेल, उसके बीच में आ चुका है 3d और इसके बाद क्या आ रहा है 4p। तो अब बताएं इसका बाहरी सेल हम किसे चुनेंगे, केवल 4 को हमें चुनना होगा, तो 4s और 4p इसका केवल बाहरी सेल होगा। आप आगे 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद ही निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि वर्ग 15 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या होगा। ठीक है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब होता है एक ऐसा विन्यास जो इन सभी वर्ग के तत्वों पर लागू हो सके। ठीक है, तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन में है 2s2, 2p3, फास्फोरस में है 3s2, 3p3 और आर्सेनिक में है 4s2, 4p3। तो अगर हम इन सभी में से देखें तो s2 सब में कॉमन है और p3 भी सब में कॉमन है, बस चेंज हो रहा है नंबर ऑफ सेल। नाइट्रोजन है सेकेंड सेल में, फास्फोरस है थर्ड सेल में और आर्सेनिक आपका होगा फोर्थ सेल में। अगर हम बात करेंगे एंटीमनी और बिस्मथ का, तो एंटीमनी आएगा फिफ्थ सेल में, ठीक है, और बिस्मथ आने वाला होगा सिक्स्थ सेल में। तो अगर हम चाहें तो इसका लिख सकते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 15 का जो होगा वह होगा NS2 और NP3। यह हो जाएगा वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे हम सामान्य क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा बाहरी सेल का विन्यास है जो इन सभी एलिमेंट में मिलने वाला होगा। ठीक है, जैसे यहां भी मिल रहा होगा 2s2, 2p3, s2, p3, बस डिफरेंस क्या होगा n का, जहां n का मतलब होगा सेल, मतलब सेल जो है जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे इसका सेल क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा। अगर हम बात करेंगे वर्ग 15 का
जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें कहना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का जो बाहरी सेल का विन्यास है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 3 5 होगा। फास्फोरस में अगर आप देखो तो 2 और 3 5, आर्सेनिक में भी क्या होगा 2 और 3 5। हमें केवल चुनना होता है बाहरी सेल के विन्यास को। आपको बीच में 3D आ चुका है, इससे आप 10 काउंट ना करेंगे, केवल 4 से मतलब होगा, तो 4s में 2 और 4p में 3, 3 2 5। इसका मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वर्ग 15 एलिमेंट का उन सभी का क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वर्ग 15 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होता है NH2NP3 और वर्ग 15 का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा कितना 5 होगा। और इसी 5 इलेक्ट्रॉन पर वर्ग 15 के सभी प्रॉपर्टी जो हैं वो डिपेंड करने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तत्वों से जो यौगिक बनने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं निकोनाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन तत्वों से जो कुछ भी यौगिक बनेगा उन्हें हमें कहना होता है निकोनाइट्स। ठीक है, तो निकोनाइट्स हम किसे कहेंगे, तो निकोनाइट्स हम उसे कहेंगे मतलब जिसमें वर्ग 15 के तत्व क्या हो शामिल हो, जिन यौगिकों में वर्ग 15 के तत्व पाए जाते हो उसे हमें कहना होता है निकोनाइट्स। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि इसे हम निकोनाइट्स क्यों कहते हैं, तो इसके तत्वों को इसके यौगिकों को हमें कहना होगा निकोनाइट्स, लेकिन इन तत्वों को हमें कहना होता है निकोजन्स। ठीक है, इस तत्व को हमें कहना होगा निकोजन्स। जो भी वर्ग 15 में जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्व को हमें कहना होता है निकोजन्स, और इनके यौगिक जो होंगे उससे हमें कहना होता है निकोनाइट्स। ठीक है, अब निकोजन्स का क्या मतलब है, तो निकोजन्स का मतलब होता है दम घुटने वाली गैस। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि हम ऑक्सीजन के संपर्क में, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन के संपर्क में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अगर वही मान ले हम बात करें नाइट्रोजन, तो क्या नाइट्रोजन के संपर्क में हम सांस ले सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए इन सभी वर्ग के तत्वों को कहा जाता है निकोजन्स, और निकोजन्स का मतलब होता है दम घुटने वाली गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा दम घोटू गैस होगा, और इसके यौगिक को हमें कहना होता है निकोनाइट्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्व को हमें कहना होता है निकोजन्स, और वर्ग 15 के तत्व के जो यौगिक होंगे उसे हमें कहना होगा निकोनाइट्स। ठीक है, आप इसे थोड़ा नोट कर ले। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके कुछ भौतिक गुण हैं उसे हम जरा देखने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं, ठीक है, उसका परमाणविक और आयनिक त्रिज्या क्या होगा। उससे पहले हम समझते हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो कौन कौन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, जो आपको नाम याद होना चाहिए, आप साथ में बोलेंगे। कौन कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब साथ में बोलते जाएं, आपको बेहद आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग 15 में 5 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हुई। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन जो है वो कौन से अवस्था में होता है, तो हमें मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वह होगा N2 के फॉर्म पे होगा, और यह एक गैस अवस्था में पाया जाता है। अगर बात करेंगे फास्फोरस का, तो फास्फोरस होता है P4 में, और यह होता है मोम जैसा ठोस अवस्था में होगा। मोम समान ठोस अवस्था में होगा कौन,
फास्फोरस, और फास्फोरस जो है वो P4 अवस्था में पाया जाता है। आर्सेनिक जो है यह भी होगा AS4 में, और एंटीमनी भी होगा Sb4 में, और बिस्मथ जो है यह होता है Bi2 के फॉर्म पे, और यह तीनों जो हैं वह ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है, जो नाइट्रोजन है और जो आपका बिस्मथ है, यह होते हैं द्विपरमाणविक अणु। अब द्विपरमाणविक कहने का मतलब हुआ कि यह अणु जो है N2, उसमें कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं, तो इसमें 2 मिल रहा होगा, बिस्मथ में भी कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब कि नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है यह कहलाते हैं द्विपरमाणविक अणु, और इनको छोड़ करके फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है यह कहलाएंगे चतुष्परमाणविक अणु। अब चतुष्परमाणविक हम क्यों कहते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि फास्फोरस में कितने एटम के द्वारा बनाया गया है, 4 एटम से बन रहे हैं, तो इसे हमें कहना हुआ चतुष्परमाणविक अणु। अगर यह बनता 2 एटम से तो हमें कहना होता द्विपरमाणविक अणु, और यदि यह बनता 8 परमाणुओं के द्वारा तो हमें कहना होता अष्टपरमाणविक अणु, जो सल्फर होगा, जो हम पढ़ेंगे वर्ग 16 में। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं परमाणविक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, कि परमाणविक त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ने वाला होगा और क्यों बढ़ने वाला होता है। तो परमाणविक त्रिज्या पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। हमें मालूम है कि यह सभी एलिमेंट वर्ग 15 के हैं, और वर्ग 15 का जो विन्यास होता है वह होता है NS2 और NP3 होता है। ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं। अब NS2 और NP3 के ऊपर आप फोकस करो, तो यहां पर N का मान क्या होगा, अगर रखेंगे 2 तो 2S2 2P3 किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। 2S2 2P3, यह विन्यास केवल लिख रहे हैं बाहरी सेल का विन्यास। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले निकाल चुके हैं। अगर लिखना होगा फास्फोरस का तो इसका क्या होगा, N के बाद यहां 3 आने वाला होगा, 3S2 और 3P3, इसका होगा 4S2 4P3, इसका निकालेंगे तो 5S2 5P3, और बिस्मथ का हो जाएगा 6S2 और 6P3। अब यह निकालने से हमें समझ में आएगा कि कौन से एलिमेंट में कितने सेल होते हैं। तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन में कितना सेल बनने वाला होगा, 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल, जैसे इसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकाल के बताया गया होगा। तो सेल का मतलब कुछ और नहीं, हमें एक सर्कल बनाना होगा। ठीक है, जिसमें 2 सेल वहां बनाएंगे 2 सर्कल, जिसमें 3 सेल वहां बनाना होगा 3 सर्कल, और जिसमें होगा 4 सेल वहां हम बनाएंगे 4 सर्कल। ठीक है, तो अगर बात करें नाइट्रोजन का तो इसमें बनने वाला होगा 2 सर्कल, कुछ इस तरीके से। इसमें बनने वाला होगा 3 सर्कल, क्योंकि फास्फोरस में 3 सेल है। आर्सेनिक में 4 सेल बनने वाला होगा, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और यह फोर्थ सेल। अब हमें मालूम है कि परमाणु के सेंटर में होता है प्लस चार्ज, तो इन सभी में होगा प्लस चार्ज, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन से परमाणु का आकार बड़ा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हो, वैसे यह एलिमेंट वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर रखा गया है। वर्ग में जितने भी तत्व हैं वह अप एंड डाउन, मतलब हमें वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों आना होगा। और जब हम आवर्त में बात करेंगे तो आवर्त में हमें बाएं से दाएं जाना होता है। तो वर्ग में जितने भी एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, यह अप एंड डाउन हो गया, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कुछ इस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देख सकते हो। अब बताओ आकार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से हमें समझ में यह आता है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सेलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाइट्रोजन में 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल। तो सेलों की संख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ रही है तो इन सेलों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, इसका आकार का मान बढ़ रहा होगा। और आकार का मान बढ़ने का मतलब है उसका जो त्रिज्या होगा, जो परमाणु है, जो परमाणु का जो त्रिज्या वो भी क्या होगा, बढ़ने वाला होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि
वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सेलों की संख्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम सिंपल कहेंगे कि परमाणविक त्रिज्या जो है वह सेलों की संख्या के ऊपर डिपेंड करने वाला होगा। जिस परमाणु में सेलों की संख्या अधिक होगी उसका त्रिज्या भी क्या होगा, अधिक होगा। सिंपल सी बात है। तो आप यह पॉइंट लिख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। जिसके कारण परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ठीक है। अब इसी में हमें एक पढ़ना होता है आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है। तो अगर हम बात करें आयनिक त्रिज्या, तो आयन का मतलब क्या होगा, प्लस या माइनस चार्ज। ठीक है। तो अगर आप इसका विन्यास देखें तो इसका होता है 2s2 2p3। इसके बाहर में होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5। तो इन सभी के बाहर में 5 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले बेसिक थोड़ा समझ लें ताकि आगे हमें समझने में आसानी हो। अष्टक नियम क्या है, तो अष्टक नियम में यह बताया गया कि जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, अक्रिय गैस को छोड़ करके वह सभी अस्थायी होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। और अक्रिय गैस क्या है, स्टेबल है, जिसके वजह से यह अभिक्रिया करने वाला नहीं होता है, अक्रिय गैस जो है। और इसका वजह बताया गया कि अक्रिय गैस के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। जो अक्रिय गैस हैं उनके बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा इलेक्ट्रॉन। अब वह 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा वह अपने आप को स्टेबल कैटेगरी में शामिल कर लेगा। तो इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे 8 बनना है तो यह कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करेगा, मतलब स्टेबल होने के लिए या तो वह ग्रहण कर सकता है इलेक्ट्रॉन का या वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। वह डिपेंड करने वाला होगा कि उसमें आसानी क्या है करना। ठीक है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो है। यदि इसे 8 बनना है, अब 8 क्यों बनना है, क्योंकि अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग जितने भी अक्रिय गैस है वो अस्टेबल है। क्यों, क्योंकि उन सभी में हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो उन सभी में या उन सभी के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने में कितना इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए, तो उससे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। ठीक है। तो जब हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको आप ध्यान रखें, यदि हमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर चार्ज जो है वह आता है निगेटिव किसी भी परमाणु पर। और जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तब चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप इससे हल्का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने पे नेगेटिव चार्ज आता है किसी भी परमाणु या अणु पर, और जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो उस अवस्था में चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसे 8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करना पड़ेगा, और जब यह 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा इसका मतलब इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस का 3। यहां भी चार्ज क्या आएगा, माइनस का 3। यहां पर भी -3 और -3 आने वाला होगा, क्योंकि इन सभी के बाहर में है कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। और 8 कंप्लीट करने में हमें ग्रहण करना होगा इलेक्ट्रॉन का, और जितना इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे वह सभी चार्ज किस में होगा, माइनस में आने वाला है। कोई दिक्कत? तो जब हम इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद भी इसका आकार तो उसी प्रकार से बढ़ने वाला होगा, क्योंकि 3 इसमें भी बढ़ रहा है, 3 यहां भी बढ़ रहा है, 3 यहां भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब कि आप या तो परमाणविक त्रिज्या का बात करें या फिर आयनिक त्रिज्या का बात करें, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर उसके परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे इसको बढ़ते हुए क्रम में, तो नाइट्रोजन से बड़ा होगा फास्फोरस का, इससे बड़ा होगा आर्सेनिक का, इससे बड़ा एंटीमनी, और सबसे बड़ा होगा बिस्मथ का वर्ग 15 में। यह हो जाएगा आपका परमाणविक त्रिज्या का क्रम। लेकिन अगर बात करेंगे आयनिक त्रिज्या का, तब क्या होगा, इस पे चार्ज आएगा -3, तो n-3, इससे बड़ा होगा p-3, इससे बड़ा होगा s-3 का, समझे, -3 है, इससे बड़ा होगा Sb-3 का, और सबसे बड़ा होगा Bi-3 का। यह हो जाएगा आयनिक त्रिज्या। ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें पढ़ना होता है आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है। अब आपका क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा, बीच में थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण
कुछ इशू आ गया था। अब आपका क्लास कंटिन्यू चलने वाला होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल।